जय हिंद दोस्तों। जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। अगर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां देख लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नगर जीवन का आरंभ, यानी कि जो पहले खानाबदोश लोग थे वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते करते नगर जीवन यानी कि नगरीय कैसे हो गए और नगर में रहना कैसे उन लोगों ने प्रारंभ किया। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समय के साथ साथ कुछ छोटे गांव बड़े होते गए, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, नई ज़रूरतें पैदा हुई और नए धंधे शुरू हुए। इन बड़े धंधों के निवासी संपन्न थे, इस गांव के बड़े निवासी संपन्न थे क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। इसलिए वे इस बचे हुए अन्न को कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण जैसी चीज़ों में बदल सकते थे। अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई थी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे और अपने लिए अनाज पैदा करे। जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हुई चीज़ों को दूसरे परिवार द्वारा पैदा किए गए अनाज से बदल लेते थे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया तो कारीगर साथ साथ रहने लगे और इस प्रकार गांव नगर बनते गए। आमतौर पर शहरी जीवन के आरंभ को सभ्यता की शुरुआत माना जाता है। सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावे भी कुछ और चाहता है। पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से कुछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की उपज का शहरों और गांवों के बीच लेन देन होता है। इस लेन देन से शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अधिक कार्यक्षम हुआ तो लोगों को सोचने के लिए और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिक समय मिला। इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। इसका अर्थ यह था कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह ज्ञान बहुत अधिक लोगों को उपलब्ध हो सकता है। लेखन ज्ञान का प्रसार अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है क्योंकि व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना होता है। शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जनसमूह के बीच आर्थिक भिन्नता भी बढ़ती गई। समाजों के शासन के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व और मानव दशा के बारे में सोचने का भी अवसर मिला। इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ, जिससे पुराने नगर की भारत में खोज हुई। वह था सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ मोहेंजोदड़ो। सिंधु घाटी में अधिक ऊपर की ओर एक और प्राचीन नगर खोदकर निकाला गया। यह है मांटगोमरी के नज़दीक का हड़प्पा नगर। पुरातत्ववेत्ताओं ने इस प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया क्योंकि ये दोनों नगर और इसी तरह की संस्कृति वाले थे। अन्य स्थल सिंधु की घाटी में मिले थे, परंतु पिछले 40 वर्षों में पुरातत्ववेत्ताओं ने भारत के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में अन्य स्थलों की खुदाई करके सिंधु सभ्यता के नगरों से मिले जुले कई नगर खोज निकाले। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को अब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है। ऐसा नगर चंडीगढ़ के पास रोपड़ में, दूसरा अहमदाबाद के पास लोथल में, तीसरा राजस्थान के कालीबंगा में और एक अन्य सिंध प्रांत कोटदीजी में मिला है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे रोपड़ नदी के किनारे कौन सा है, तो ये रोपड़ नदी कहाँ है, तो चंडीगढ़ के पास में है। दूसरा अहमदाबाद के पास, और ये जो अहमदाबाद के पास लोथल, और इसे पूछ लिया जाता है कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में। इसी को क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता, क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के परे हुआ है। हड़प्पा संस्कृति समूचे सिंध तथा बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है,
और लगभग पूरे पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। यदि तुम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढूंढो तो तुम्हें पता चलेगा इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा था। इसे इसलिए सभ्यता कहते हैं क्योंकि लोग अब पहले के आदिम युगों की अपेक्षा अधिक उन्नत जीवन व्यतीत कर रहे थे। नगरों का निर्माण बढ़िया योजना के अनुसार हुआ था और इनकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था। लोग सुखी और संपन्न थे और मनोरंजन तथा चिंतन के लिए उनके पास अवकाश था। हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। वे अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को पढ़ने और समझने में इतिहासकार को अभी सफलता नहीं मिली है। भारत में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः नील, फरात, दजला, हवाड़ हो नदियों की घाटियों में दूसरी सभ्यताएं फल फूल रही थीं। हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ। उस समय मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कर वाले फैरोह प्राचीन मिस्र के राजाओं की उपलब्धि की सभ्यता थी। परिवेश आज जो प्रदेश इराक के नाम से प्रसिद्ध है वह समेरी सभ्यता थी। यानी कि जो आज अभी इराक के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे पहले समेरी सभ्यता हुआ करती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों में सुमेरु लोगों के साथ व्यापार संबंध थे। उन दिनों में भी भारत और संसार के अन्य भागों के बीच व्यापार चलता था। अब देखते हैं कि परिवेश कैसा था उस समय के लोग। उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिसमें आजकल का पाकिस्तान भी शामिल है, जंगलों से ढके हुए, जलवायु नम्र और आर्द्र थी तथा सिंध और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे वे जंगली जानवर थे, जैसे बाघ, हाथी और गैंडा। जंगलों के मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भट्टों में किया जाता था, जिनमें मकान बनाने के लिए ईंटें पकाई जाती थी। लकड़ी से नौकाएं भी बनाई जाती थी। भूमि उपजाऊ थी। पता चलता है कि जौ और गेहूं का काफ़ी अधिक उत्पादन होता था। खेतों में हल जोते जाते थे, इसलिए काफ़ी अधिक अनाज पैदा होता था। खेतों की सिंचाई के लिए नदियों से नहरें निकाली गई होगी। गांव के लोग को जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था। अतिरिक्त अनाज नगरवासियों की ज़रूरत के लिए शहरों में भेज दिया जाता था, जहां इसे खास तौर से बनाए गए बड़े धान्यागारों या कोठारों में संचित रखा जाता था। नगरवासी खेत नहीं जोतते थे, मुख्यतः शिल्पकार तथा व्यापारी होते थे। वे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन तथा विनिमय करके जीविका चलाते थे। वे अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे, जैसे मनके, कपड़े और गहने। इन चीज़ों का नगरों में इस्तेमाल होता था। ऐसी कुछ चीज़ें सुदूर देशों को भी भेजी जाती थी, जैसे इराक के सुमेरी राज्य को। नगर और उसके भवन। मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा के नगर दो भागों में बटे हुए थे। एक ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ या दुर्ग माना गया है। इस भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें थी। नगर का दूसरा भाग, जो काफ़ी बड़ा था, निचले हिस्से में था। यहाँ लोग रहते थे और अपना अपना धंधा करते थे। यदि नगर पर हमला होता या बाढ़ का खतरा बढ़ जाता तो लोग गढ़ में जाकर शरण लेते थे। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे प्रभावशाली इमारतें धान्यागारों की थी। वे बड़ी सावधानी से आयताकार में बनाई गई थी और नदी के नज़दीक थी। धान्य नदी के रास्ते नावों से लाया जाता था
और धान्यगारों में संचित रखा जाता था। धान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का यह सबसे बढ़िया तरीका था, क्योंकि सस्ता और बेहतर होने के अलावा इसमें मेहनत भी कम लगती थी। धान्यगारों का बड़ा महत्व था, क्योंकि नगरवासियों का जीवन उनके भरे पूरे रहने पर ही आश्रित था। धान्यगारों के नज़दीक ही वे भट्टियाँ थी, जहाँ धातु कर्म तांबे, कांसे, शीशे, टीन आदि धातुओं से अनेक किस्म की चीज़ें तैयार करते थे। कुम्हार भी इसी हिस्से में काम करते थे। सभी मजदूर कर्मशालाओं के समीप बने छोटे छोटे कमरों में रहते थे। परकोटे से घिरे हुए मोहेंजोदाड़ो के दुर्ग में भी ऐसी और अन्य प्रकार की इमारतें थीं। यहाँ एक बड़ा भवन जान पड़ता है कि राजमहल या किसी शासक का मकान था। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग का कोई राजा होता था या नगरों की एक सीमित उनका शासन चलाती थी। नज़दीक ही एक और इमारत है, जो या तो सभा भवन था या बाजार चौक। मोहेंजोदाड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड है। यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह है, पर हम नहीं जानते कि ठीक किस काम के लिए इसका उपयोग होता था। मोहेंजोदाड़ो का निचला नगर बढ़िया योजना तैयार करके बसाया गया था। सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें चौड़ी थी। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी थी, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर है। सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे और उसकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थीं। दीवारों पर प्लास्टर और रंग किया जाता था। छतें सपाट होती थीं। खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। दरवाजे शायद लकड़ी के बने होते थे। रसोई में एक चूल्हा होता था और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रहते थे। रसोई के पास ही नाली या मोरी होती थी। स्नानगार मकान के एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे और उनकी नालियां सड़क की नाली से मिली होती थी। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी और उनके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी ताकि उसे साफ रखा जा सके। कुछ नालियां पत्थर की पटरियों से ढकी रहती थी। मकान में एक आंगन होता था जिसमें रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था। यहीं पर गृहिणी सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। शायद बकरा, बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में ही रखे जाते थे। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। नगर के प्रत्येक निवासी के लिए ऐसे आरामदेह मकान नहीं थे। ये मकान संभवतः व्यापारियों और धनी लोगों के थे। हम यह भी जानते हैं कि नगरवासियों में ऐसे मजदूर भी थे जो धान्यगारों और भट्ठों में काम करते थे। वे छोटे छोटे कमरों में रहते थे और शायद गरीब थे। इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को देखने से पता चलता है कि वहाँ कम से कम 3 स्पष्ट सामाजिक वर्ग का अस्तित्व रहा है। एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे और लगता है कि दुर्ग के भीतर रहते थे। दूसरा वर्ग धनी व्यापारियों और अन्य लोगों का था जो निचले नगर में रहते थे। तीसरा वर्ग गरीब मजदूर का था। नगरवासियों के इन वर्गों के अलावा आपस के क्षेत्रों में किसान भी थे जो शहरों के लिए अन्न पैदा करते थे। देहाती इलाकों में रहने और घूमने फिरने वाले पशुचारी लोगों की गतिविधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण करते हुए जब वे अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों में ले जाते तो अपने साथ व्यापार की
छोटी मोटी चीज़ें भी ले जाते थे। इस प्रकार वे विभिन्न समुदायों के बीच संबंध स्थापित करते थे। अब देखते हैं जनजीवन। उस समय जो जनजीवन था वो कैसा था, जिसमें जनजीवन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भोजन, कि उस समय का भोजन लोग क्या करते थे और क्या क्या होता। लोग जौ और गेहूं के चक्कियों में पीसकर उसके आटे की रोटी पकाते थे। उन्हें फल भी पसंद थे, विशेष रूप से अनार और केले। वे मांस और मछली भी खाते थे। वे अब वस्त्र देखते हैं क्या पहनते थे लोग उस समय का वस्त्र। वे सूत के कपड़ा बुनना जानते थे। मिट्टी के जो तकवे मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे। कपड़े सूती के होते थे, यद्यपि उनका भी इस्तेमाल होता था। स्त्रियां को अपने केस तरह तरह के संवारने का शौक था। इससे ये पता चलता है कि आजकल की स्त्रियां मेकअप नहीं करती है, पहले की भी स्त्रियां मेकअप किया करती थी। वे केसों को भांति भांति से गूंथती और कंघों से सजाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। पुरुष ताजीब बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। ये आभूषण सीप की गुड़ियों के बने होते थे, परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे। उस समय लोग मनोरंजन कैसे करते थे, खिलौने में क्या क्या बनाते थे, इसको देखते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे। बच्चों के लिए खिलौने थे। आजकल के इको से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गुड़ियाँ जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल थी। पशुओं के शक्ल के खिलौने जिनके अंगों को कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जा सकता था। चिड़ियों के आकार की सीढ़ियाँ और तरह तरह के झुनझुने। बच्चे गोलियाँ खेलते थे। लड़कियों के लिए गुड़ियाएँ थी। बड़े आदमियों को जुआ खेलने और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था। अब उस समय का जो व्यवसाय था यानी कि धंधा, उसके बारे में देखते हैं। अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई के व्यवसाय में लगे हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे और इन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों और सुमेर को भी भेजते थे। कुम्हार शायद सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते थे। वे मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे और उन पर काले रंग का रूपांकन किया जाता था, जैसे रेखाएं, बिंदु, ज्यामितीय आकृति, पेड़ पत्तों तथा पशुओं की आकृति। मणिकाओं या मनकों तथा ताजीबों का निर्माण भी लोकप्रिय था। वे बड़ी संख्या में मिलते हैं। मणिकाएँ मिट्टी, पत्थर, लुगदी, शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी। धातु कर्म तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाते थे, जैसे भाले, चाकू, तीर के फाल, कुल्हाड़ी, मछली फंसाने के कांटे। उस तरह धातु की पतली चादर के भी बर्तन बनाए जाते थे जो मिट्टी के बर्तनों से मिलते जुलते थे, परंतु ये बड़ी कीमती रहे होंगे, इसलिए केवल धनी लोग ही इसका इस्तेमाल करते होंगे। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मोहेंजोदाड़ो से बड़ी संख्या में जो चीज़ें मिली है उनमें मिट्टी या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मुहरें उल्लेखनीय है। मुहर के एक तरफ सांड या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति है। आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है। हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। व्यापारी लोग इन मुहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार। उस समय सुमेर और फारस की खाड़ी के तटवर्ती नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के व्यापारी संबंध थे। वे एक जगह से दूसरी जगह को बराबर माल भेजा करते थे।
मोहेंजोदाड़ो में बनी मुहरें तथा अन्य छोटी चीज़ें इराक के स्थलों से मिली है। लोथल जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है। माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहाँ तक अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। बाँटों और माप का व्यापारी के जीवन में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के स्थलों के विभिन्न आकार के बाट मिले हैं। इनके तौल एकदम सही है। हड़प्पा संस्कृति के लोग में उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारी संबंध थे। अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था। धर्म, उस समय के लोग किस धर्म को मानते थे, धर्म की जो प्रकृति थी वो कैसी थी। तो मिस्र और सुमेरु से प्राचीन पुस्तकें मिली हैं परंतु हड़प्पा संस्कृति के लोगों के ऐसे कई अभिलेख नहीं मिले हैं जिनसे उनके शासन, समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके। उनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है, वे लोग शायद इनकी पूजा करते थे। पत्थर की एक छोटी मुहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष देवता का प्रतिमा मिलती है। वे कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, जैसे पीपल जो अक्सर मुहरों पे दिखाई देता है। वे शायद सांड को भी पवित्र मानते थे। हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और कुछ लोग उन्हें सावधान में रखकर गाड़ते थे। उनका यह विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के समय भी कहीं जीवन है, क्योंकि उनकी कब्रों में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं जो मृतकों की संपत्ति रहे होंगे और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि मृतक को बाद में भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन, यानी जो हड़प्पाई लोग थे उनका पतन कैसे हो गया, ये जो सभ्यता थी इस सभ्यता का अंत कैसा हो गया, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही, ऐसा अनुमान है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्य लोग भारत में पहुंचने लगे थे, उस समय हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था। यह कैसे हुआ? संभव है कि निरंतर आने वाली बाढ़ों के कारण ये नगर नष्ट हो गए हों, अथवा किसी महामारी या भयंकर रोग ने लोगों का सफाया कर दिया हो। जलवायु भी बदलने लगी और यह प्रदेश अधिकाधिक शुष्क और रेगिस्तान की तरह होने लगा। यह भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ हो और नगरवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहे हो। हड़प्पा संस्कृति के नगरों के पतन के साथ भारत के इतिहास में अभाव का एक दौर चला। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं कायम रही, परंतु बाद में आए लोग नगर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। 1000 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद ही भारत में पुनः नगरों का उत्थान हुआ। तो अब यहीं पे ये समाप्त होता है। आगे कुछ अभ्यास यानी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा लोग। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।